हेलो, वेलकम गाइस। आज हम लेक्चर थर्ड करेंगे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन सब्जेक्ट का। इसमें है आज सिंगली रीइंफोर्स बीम के बारे में। उसकी एजम्पशंस क्या हैं जो हम सिंगली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करने के लिए एजम्पशंस लेते हैं, कौन कौन सी होंगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सी है कंक्रीट और स्टील की। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस्ड सेक्शन कौन से होते हैं, अंडर रीइंफोर्स्ड एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस कौन से होते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड उसके एक न्यूमेरिकल करेंगे एग्जांपल के तौर पे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ये आपका चैप्टर फोर्थ है, ठीक है, उसका स्टार्ट ही है। चैप्टर फोर्थ पार्ट 1 होगा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। दी RCC beams in which steel reinforcement is provided only in tension zone, ठीक है, आर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब वो बीम जिनके सिर्फ टेंशन जोन के अंदर ही जो होता है नीचे वाला जोन, एक जैसे एक बीम की एग्जांपल है, अब ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर वाला कंप्रेशन जोन होता है, नीचे वाला टेंशन जोन। तो जो सिर्फ टेंशन जोन के अंदर हम सरिया प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अगर दोनों जोन्स के अंदर करेंगे कंप्रेशन और टेंशन के अंदर तो होगा वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो इन दिस केस टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द बॉटम पोर्शन, क्योंकि टेंशन जोन के अंदर सरिया है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है बॉटम पोर्शन के अंदर डेवलप होंगी। एंड जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो हम डालते हैं सरिया वो रजिस्ट कर लेगी। कंक्रीट होता है वेरी वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, तो इसलिए हम नीचे की तरफ सरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंप्रेशन तो ऊपर रजिस्ट करे और नीचे से बेंड होगा। अब किस प्रकार से ये बेंडिंग होती है, जैसे ये एक बीम की एग्जांपल है। अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो ये इस प्रकार बीम जो है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर वाली कंप्रेशन लेयर कंप्रेस कर जाएगी और ये जो टेंशन लेयर है ये एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट नीचे डालते हैं ताकि जो टेंसाइल टेंशन इसमें जो पैदा होगी वो टेंशन रीइंफोर्समेंट रजिस्ट करे, मीन्स स्टील बार्स रजिस्ट करें। नेक्स्ट आर assumptions which are assumed during the design of a singly reinforced beam section. The first is the concrete is assumed to be homogeneous, ठीक है। कंक्रीट एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर मानी गई है, मतलब उसमें इस कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है और एक ही प्रकार से कास्ट की गई है, एक ही मटेरियल की सारी की सारी। एनी क्रॉस सेक्शन विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, जैसे जो भी बेंडिंग के बाद जो सेक्शन है वो रफ नहीं होता, वो प्लेन ही रहता है, एज्यूम किया गया। दिस इंडिकेट्स दैट स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मींस सेक्शन रफ ना होने की वजह से स्ट्रेन किसी भी पॉइंट पर जो न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर होती है तो ये इग्नोर कर दी जाती है एजम्पशंस के अंदर। तो टेंशन इज़ एंटायरली टेकन बाय द स्टील एंड नॉट द कंक्रीट, टेंशन है जो सारी की सारी स्टील लेता है, नॉट द कंक्रीट। इट इज़ एज्यूम्ड दैट देयर इज़ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट एंड नो स्लिप टेक्स प्लेस। जो सरिया हमने कास्ट करते वक्त फ्रेम के अंदर रखा था, उसके ऊपर कंक्रीट डाला तो वो एक परफेक्ट बॉन्ड बन गया कंक्रीट और स्टील का, उसके अंदर कोई भी स्लिप नहीं है ज़रा सी भी। ये दिस इज़ एज्यूम्ड। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नो इनिशियल स्ट्रेसेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, पहले से लोड के पहले कोई भी इनिशियल स्ट्रेसेस नहीं थी, सिर्फ उनका जो सेल्फ वेट था वही था, ठीक है। द मॉड्यूलर रेशियो m इज़ टेकन एज m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। जो मॉड्यूलर रेशियो है m हम लेते हैं, इसकी वैल्यू ये लेंगे। सिग्मा CBC की वैल्यू आपको पहले भी बताई थी टेबल के अंदर, पिछले लेक्चर में काउंट किए थे, और ये आपके कोड के अंदर भी गिवन है कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। वेयर सिग्मा CBC इज नोन एज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके यूनिट होते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। द स्टील एरिया इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंट्रोइड ऑफ द स्टील एरिया। जो स्टील एरिया का सारा जो टेंसाइल जो रेजिस्टेंस है वो कंसनट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द स्टील एरिया, जितना भी एरिया है उसके सेंट्रोइड पर ये कंसनट्रेटेड है। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील
एज वेल एज कॉन्क्रीट इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर वर्किंग लोड्स। सो जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप वो स्टील है और कंक्रीट का स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्यूम किया गया है, ठीक है, अंडर वर्किंग लोड्स, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ हम पहले इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, कहाँ पर पाई जाती है ये बीम सेक्शन के अंदर? इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस विच डिवाइड्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम इनटू टू जोन्स। वो न्यूट्रल एक्सिस जो बीम के सेक्शन को टू जोन्स के अंदर डिवाइड कर देती है, दैट इज़ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ऊपर जो कंप्रेशन जोन होता है, नीचे की तरफ टेंशन जोन होता है। सो द स्ट्रेसेस आर जीरो एट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर जो सारी स्ट्रेसेस हैं कंप्रेसिव और टेंसाइल ज़ीरो होती हैं, ये बेंडिंग नहीं शो करती, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस इज़ ऑलवेज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ द गिवन सेक्शन। सो ये जो बीम का सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्रॉस करती है। दिस डिवाइड्स द बीम इनटू कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन, ठीक है। कंप्रेशन जोन ऊपर की तरफ और टेंशन जोन नीचे की तरफ, क्योंकि हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर टेंसाइल जोन के अंदर ही सिर्फ सरिया डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इसकी जो आपको बीम सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, बॉटम फाइबर इन टेंशन, टॉप फाइबर इन कंप्रेशन। ऊपर यूनिफॉर्म लोड पड़ रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहती है आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व है वो किस प्रकार से होती है? व्हेन एवर लोडिंग इज अप्लाइड ऑन द बीम द बेंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट द बेंडिंग रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग ऑफ टॉप लेयर, ये भी आपको बताया, एंड द इलोंगेशन ऑफ बॉटम लेयर। टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण जो खिंचाव पैदा होता है तो इलोंगेशन ऑफ बॉटम लेयर एंड शॉर्टनिंग ऑफ टॉप लेयर। द अप्लाइड लोड ऑन ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिजल्ट्स इन स्ट्रेस, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो लोड डलता है उससे स्ट्रेस पैदा होती है, जो उसको हम कहते हैं लोड अपॉन एरिया। इसलिए इसकी यूनिट है लोड के न्यूटन पर एम स्क्वायर एरिया के, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, जो आपको इस वाली फिगर में दी गई है 4.6b में, ठीक है। सेक्शन ऑफ बीम है ये, इसमें जो एरिया ऑफ स्टील आपको नीचे दिख रहा है, ये उसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है ये n है, ठीक है, और नीचे वाला डिस्टेंस हम d माइनस एन लिया है। d इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ दिस बीम, और कैपिटल D जो है ये वाला, ये ओवरऑल डेप्थ है बीम की, और जो इफेक्टिव डेप्थ होती है वो सरिये के सेंटर से लेके बीम के टॉप सेक्शन तक। अगर ऊपर भी सरिया है तो ऊपर के सरिये के सेंटर तक। सो ये स्ट्रेन डायग्राम है इसकी। स्ट्रेन डायग्राम के अंदर इसने दिखाया है कि जो नीचे की तरफ है स्ट्रेन, ये थोड़ी इसकी वैल्यू ES है, स्ट्रेन इन स्टील, एंड ऊपर की वैल्यू एप्सिलॉन C है, स्ट्रेन इन कंक्रीट, ठीक है। सो नेक्स्ट है जो इसके अंदर आपको दिया गया है कि ड्यू टू स्ट्रेस द स्ट्रेन इज एक्सपीरियंस्ड एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन एलिंग लेयर रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस जितना भी होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन इन दिस सेक्शन। सो स्ट्रेस डायग्राम क्या कहती है? इट इज़ शोन इन 4.6c। फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस इट इज़ एज्यूम्ड दैट सेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन कंक्रीट सेक्शन माना गया, इसके अंदर स्टील नहीं माना गया। देयरफॉर नेसेसरी टू राइट द स्ट्रेस इन स्टील इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब स्टील को कंक्रीट के अंदर लिखने के लिए हम उसको मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिग्मा ST स्ट्रेस इन स्टील अपॉन मॉड्यूलर रेशियो m की वैल्यू होती है 280 बाई सिग्मा CBC, 280 बाई 3 सिग्मा CBC, ठीक है। ये वाली है जो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू है। सो नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लोकेशन जो n डिस्टेंस है और d माइनस एन डिस्टेंस कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लोकेट करेगी, ये कैसे पता करेंगे? सो लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द सेक्शन आर गिवन। जब स्ट्रेसेस दी गई हों और एरिया ना दिया गया हो तो कैसे? ये वाला फॉर्मूला है, ये आपके लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। m सिग्मा CBC पर सिग्मा ST इज इक्वल टू n बाई d माइनस एन। तो n जो है वो ऊपर वाला डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस के अपॉन d माइनस एन,
ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें एम की वैल्यू पता है, मॉड्यूलर रेशियो की, सिग्मा सीबीसी की भी पता होगी, इसके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, वो स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एसटी की वैल्यू भी हमें दी होगी यहाँ हम, ठीक है, पता कर सकते हैं वेरियस मेथड से। तो हम डेप्थ ऑफ बीम भी डी भी दिया होगा, इफेक्टिव डेप्थ, तो ये सब पता होने की वजह से हम इसकी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एन ए व्हेन एरिया ऑफ स्टील इज गिवन। अब एरिया ऑफ स्टील गिवन होगा, जैसे 4 बार जो भी इतने mm 20 mm जितना भी दिया होगा, तो उसकी वजह से हम एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन न्यूट्रल एक्सिस विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कंक्रीट एरिया इन कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। द मोमेंट्स ऑफ एरियाज ऑन ईदर साइड ऑफ इट आर इक्वल। दोनों तरफ जो मोमेंट ऑफ एरिया है वो इक्वल होंगे, और मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड। सो मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड। अब कंप्रेशन साइड का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड। अब मोमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन, एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का कंप्रेशन जो डिस्टेंस है वो एन गिवन है, ठीक है, ये वाला एन गिवन है। तो हाँ, यहाँ पर एन पुट करके बी इंटू एन एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड हो गया इंटू n/2। अब इस प्रकार से है, ऊपर वाला डिस्टेंस वो एन है, नीचे वाला d माइनस एन, तो ये जो विड्थ है ये सारी की सारी b है, तो b इंटू एन इसका कंप्रेशन साइड का एरिया हो गया इंटू n-2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्रेशन एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, n/2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो सेंटर में n/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, सो सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड कितना होगा, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का एरिया, ठीक है, ऑन टेंशन साइड मीन्स m इंटू AST। अब कंक्रीट के इक्विवेलेंट करना है तो m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मॉड्यूलर रेशियो के साथ, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंसाइल स्टील फ्रॉम d माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला बन गया bn² इज इक्वल टू MAST इंटू d माइनस एन। अब इससे हम n की स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद अंडर रूट करेंगे दूसरी तरफ, तो जितनी भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बीम सेक्शन कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन के वक्त, तो पहला है बैलेंस्ड बीम सेक्शन। सो बैलेंस्ड बीम सेक्शन के अंदर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन इन विच द टेंसाइल टेंशन स्टील ऑल्सो रीचेज यील्ड स्ट्रेन साइमल्टेनियसली, इसलिए इसको बैलेंस सेक्शन कहते हैं। एज कंक्रीट रीचेस, जो टेंशन स्टील है वो कंक्रीट के साथ साथ ही अपनी यील्ड रीच करता है, तो फेलियर स्ट्रेन इन बेंडिंग आर कॉल्ड बैलेंस सेक्शन। तो जो फेलियर की तरफ ये बढ़ते हैं दोनों इकट्ठे सिमिलरली, तो इस ये कभी भी बैलेंस सेक्शन भी हम डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि ये एकदम से फेल होता है। ठीक है, मतलब ये क्रैक्स आते हैं और थोड़ी देर बाद ही फेल हो जाता है, कम टाइम देता है, कम वार्निंग टाइम, ताकि हम इवैक्यूएट कर सकें। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन जो होता है उसके अंदर जो होता है कंक्रीट बीम सेक्शंस इन विच द फेलियर स्ट्रेन इन कंक्रीट इज़ रीच्ड अर्लियर देन द यील्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील। जो कंक्रीट की फेलियर स्ट्रेन है वो जल्दी रीच हो जाती है, ये जो यील्ड की कंक्रीट मतलब जो स्टील की यील्ड स्ट्रेन है उससे पहले कंक्रीट वाली हो जाती है, तो उसको ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो सरिया तो ज़्यादा सरिया होने के बाद ओवर रीइंफोर्स होने की वजह से जो टेंसाइल स्टील की जो यील्ड स्ट्रेन है वो लेट रीच होती है, उससे पहले कंक्रीट फेलियर हो जाता है। सो ओवर रीइंफोर्स कंक्रीट बीम इज़ डिजाइंड एंड लोडेड टू फुल कैपेसिटी, then the steel in tension zone will not yield much before the concrete reaches its ultimate strain। स्टील तब तक रीच नहीं करेगा उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जब तक उससे पहले ही कंक्रीट कर लेगा। दिस इज़ ड्यू टू लिटल यील्डिंग ऑफ स्टील। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड होने की वजह से। नेक्स्ट इज फेलियर्स इन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आर सडन, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रैक्टिस ऑफ बीम डिज़ाइन। सो या तो हम बैलेंस करते हैं जो लिटल वार्निंग तो देता है, या फिर हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन करते हैं जो ज़्यादा वार्निंग टाइम देता है। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं करते क्योंकि इसमें सडन फेलियर होता है, जैसे इस प्रकार से आपको दिखाया गया है ये वाला क्रैक, सडन क्रैक लोड की वजह से।
ठीक है। नेक्स्ट आर अंडर reinforced beam section. Reinforced concrete beam section in which the steel reaches yield strain at loads lower than the load at which the concrete reaches failure strain are called under reinforced section. मतलब कंक्रीट के रीच करने से पहले स्टील में स्ट्रेन रीच वैल्यू, स्टील की जो यील्ड वैल्यू है वो पहले रीच हो जाती है कंक्रीट से। सो एवरी सिंगली reinforced बीम जो होता है सिंगली वाला वो अंडर reinforced सेक्शन ही डिज़ाइन होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स इनफ वार्निंग बिफोर फेलियर। स्टील में फेलियर होने की वजह से पहले वार्निंग आने लग जाती है, क्रैक्स आते हैं, डेवलप होते हैं उसकी, ताकि उससे कंक्रीट ना रीच करे। कंक्रीट तब तक कंप्रेशन का लोड जो है वो लेता रहे, ठीक है। यील्डिंग ऑफ स्टील इन अंडर reinforced बीम सेक्शन डज नॉट मीन द स्ट्रक्चर हैज़ फेल्ड, ठीक है। अगर यील्ड स्टील जो स्टील है यील्ड कर गया, इसका मतलब ये नहीं स्ट्रक्चर फेल हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होती है स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होने के कारण क्रैकिंग आती है बीम के अंदर। तो हमें क्रैक्स दिखने की वजह से हम टेंशन जोन के अंदर जब क्रैक्स आते हैं इस प्रकार से, जो नीचे की तरफ टेंशन जोन के अंदर क्रैक्स हैं, इसे हमें इनफ वार्निंग टाइम मिल जाता है ताकि हम बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सकें या उसको रिपेयर वर्क उसका कर सकें, ठीक है। तो yielding of steel in under reinforced beam section does not mean the structure has failed. The failure is under reinforced beam section is due to the concrete reaching its ultimate failure strain of 0.0035. तो कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेन वैल्यू है ये 0.0035 है, बिफोर रीचेज इट्स फेलियर स्ट्रेन जो स्टील है उससे पहले की मच हायर टू 0.20 टू 0.25, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बीम सेक्शन टू द मोमेंट्स डेवलप्ड इन दैट सेक्शन। सो जो बीम रेजिस्टेंस मीन्स रोकता है, उस जो मोमेंट्स अंदर डेवलप होती है उनको रोकता है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय एम आर। तो मोमेंट का साइन एम और नीचे आर का साइन रेजिस्टेंस। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बीम सेक्शन टोटल कंप्रेशन इन कंक्रीट इज इक्वल टू टोटल टेंशन इन स्टील, ये लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलते हैं। एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बी डी का स्क्वायर, ठीक है, जिसके अंदर क्यू क्या है, एक रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर है, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू के इंटू जे। अब के जे क्यू आर नोन एज डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स पूरे पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब जो बैलेंस सेक्शन है उसके तो हमें के क्यू जे की वैल्यू दी होती है, के जे की वैल्यू, ठीक है, और उसके लिए हम निकालते हैं डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स, बाकी दोनों अंडर और ओवर के लिए हम निकालते हैं अगर सेक्शन। के इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। एम की वैल्यू भी गिवन होती है, सिग्मा सी बी सी की भी और सिग्मा एस टी भी निकाल सकते हैं। जे की वैल्यू 1 माइनस के बाई 3। जब के की वैल्यू आ जाएगी तो जे की ये लेंगे 1 माइनस के बाई 3, और क्यू की सेम सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू के इंटू जे, ठीक है। तो एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू इंटू बी इंटू डी का स्क्वायर, मीन्स ब्रेड जो विड्थ ऑफ बीम है इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम का स्क्वायर इंटू क्यू, जो क्यू निकाला हमने के और जे को यूज़ करके, ठीक है। तो उससे निकलेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर की वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स फॉर बैलेंस सेक्शन। अब डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स की बैलेंस सेक्शन के आपके कोड के अंदर भी गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से M20, M25 एंड M30 के हिसाब से सिग्मा CBC की वैल्यू भी ग्रेड के हिसाब से होती है। तो मॉड्यूलर रेशियो इसकी मल्टीप्लाई करके जो 280/3 सिग्मा CBC करके इतनी आई, 13.33, M25 की 10.98 और M30 की 9.33। देन माइल्ड स्टील विद सिग्मा ST, अगर माइल्ड स्टील है मींस सिग्मा ST उसकी इतनी है 140 और टोर स्टील है उसकी 230 है, तो उसके हिसाब से के जे और क्यू की वैल्यूज़ क्या होंगी ये गिवन है, ठीक है। तो के जे क्यू की वैल्यू से हम एम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल है गाइस, गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद भी सोल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन द सोल्यूशन टू यू।
न्यूमेरिकल में है इन आरसीसी बीम ऑफ साइज 300 mm इंटू 600 mm। पहले विड्थ की वैल्यू 300, फिर डेप्थ की 600 mm। इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है अब स्मॉल डी 600। इट्स रीइंफोर्स्ड विद 4 सरिये 22 mm के, ठीक है। उसको रीइंफोर्स किया गया टेंसाइल जोन के अंदर, क्योंकि हम सिंगली रीइंफोर्स बीम कर रहे हैं तो उसको 4 सरिये 22 mm के हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन इफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर टू एक्सीड 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन स्ट्रेसेस इन जो स्टील है वो 230 दी हुई है और कंक्रीट की 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली उसने दिया है। पहली वाली जो वैल्यू है वो कंक्रीट की, फिर रिस्पेक्टिवली स्टील की 230 न्यूटन पर mm। सो टेक द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू सीधी दे रही मॉड्यूलर रेशियो की 13.33। सो हम पहले लिखेंगे गिवन क्या डाटा है हमें। बी की वैल्यू गिवन है 300, फिर नेक्स्ट वैल्यू डी की होती है 600 mm। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्टील मीन्स वो जो सरिये के क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर हम लेते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी होता है। तो पाई इंटू डी 22 mm स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4 सरियाँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर कर इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील। मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील 230 गिवन है। सीबीसी भी गिवन है, सिग्मा सीबीसी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एम की वैल्यू भी गिवन है। अगर ना भी होती तो हम सिग्मा सीबीसी से निकाल सकते हैं। कैसे? 280/3 सिग्मा सीबीसी मीन्स 3 इंटू 7 21, 280/27 13.33, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई। सो न्यूट्रल एक्सिस अब फाइंड करनी है कि उसकी लोकेशन किधर है। तो हमें इसकी जो अभी ए सिग्मा एस टी की वैल्यू अभी ए एस टी की वैल्यू भी गिवन है। हम एरिया से नहीं, इसकी वैल्यू एम सिग्मा सी बी सी बाई सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन सी बाई डी माइनस एन सी। अब एन सी क्या है इसके अंदर, ये बीम का सेक्शन है। अब न्यूट्रल एक्सिस है तो ऊपर वाला डिस्टेंस होएगा जो एन सी होएगा, मीन्स न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कंप्रेशन जोन का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से एन सी लिया गया है, ठीक है। तो एम सिग्मा सी बी सी दिया 13.33 इंटू 7/230 इज इक्वल टू एन सी की एन सी की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 600 माइनस एन सी। तो इसकी वैल्यू जो सारे की आ गई, ये आ गई 0.406 इज इक्वल टू एन सी बाई 600 माइनस एन सी। वैसे का वैसे अब इधर वाली 600 माइनस एन सी को उधर ले गए तो आ गई 0.406 इंटू 600 माइनस एन सी इज इक्वल टू एन सी। तो ये इक्वेशन बन गई। तो एन सी की वैल्यू कितनी आ गई इससे 173.26 mm, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो एरिया ऑफ स्टील वाला bn²/2 इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 2। इनकी वैल्यू फिल करके एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली एन स्क्वायर प्लस 135.2 एन माइनस 81072, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब वो जो फॉर्मूला होता है किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर निकालने वाला, वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाला, तो उसका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। ये आप सब ने पहले भी बचपन में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट इज एन स्क्वायर प्लस 1 जो 135.12 एन माइनस ये 81072, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर ए की वैल्यू जो है फॉर्मूले के अंदर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ए की वैल्यू है, जो उसके अंदर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 135.12 और सी की वैल्यू 81072। तो हम पुट कर सकते हैं माइनस बी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू उसने 1 ली है और सी की है। फिर इसको सॉल्व करके अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2 होता है। तो इसके अंदर सॉल्व करके हम n की वैल्यू माइनस वाली निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली ले लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस आएगी इस वाले की, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। और पॉजिटिव वाली क्योंकि वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती किसी भी डिस्टेंस की, ये डेप्थ की। तो कंपेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एन एंड एन सी।
अब एन और एन सी की वैल्यू की एन सी की 173.26 आई थी, एन की इतनी, ठीक है। तो जो सेक्शन है एन इज़ ग्रेटर देन एन सी, इट इज़ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो दोनों की वैल्यू ली है, एन की वैल्यू ज़्यादा है एन सी से इफेक्ट, तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आता है। अगर एन की वैल्यू लेस देन एन सी हो तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अगर एन की इक्वल टू एन सी हो तो बैलेंस सेक्शन। एज दिस सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी गवर्न्ड बाय कंक्रीट। अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कंक्रीट गवर्न करेगा, स्टील पहले यील्ड कर जाएगा अपना, स्टील बाद में यील्ड करेगा, इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट की चाहिए। सो एम आर की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला Bn/2 सिग्मा CBC D - n/3। एम आर की वैल्यू हो जाएगी 300, बी की वैल्यू, एन की 225.08 इंटू 7/2, 600 डी की वैल्यू, एन की वैल्यू फिर पुट की, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी एम आर की फाइनल वैल्यू 124,068,260 न्यूटन mm, ठीक है। अब इसके 3 डिजिट छोड़कर हम न्यूटन पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे तो न्यूटन किलो न्यूटन बदल जाएगा, मीन्स 124,068.26 किलो न्यूटन mm। फिर उसके mm को करना है तो फिर 3 डिजिट छोड़ेंगे मीटर के अंदर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, तो फिर 124.068 किलो न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने किलो न्यूटन मीटर के अंदर इसका आंसर देना है, ठीक है गाइस। तो डैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं जल्दी ही हाजिर हूँगा। थैंक यू गाइस।